हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर में कल हमने फ्रांस के सामाजिक आर्थिक आधार पढ़े और फ्रांस के संविधान के अध्ययन के महत्व पढ़ा, फिर संवैधानिक विकास पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे फ्रांस के पंचम गणतंत्र की विशेषता, यानी 5 बार बना है उनका संविधान, जो 5 अभी तक वर्तमान में चल रहा है। कल विकास में हमने पढ़ा था संविधान का विकास कैसे हुआ, तो आज का तो ये है टॉपिक है फ्रांस के 5वां संविधान जो गणतंत्र बना वो उनकी विशेषता क्या है, और आगे जो राजतंत्र आया, क्रांतियां हुई, कल हम पढ़ चुके हैं। इतना सारा संकट आने के बाद फ्रांस में 5वें गणतंत्र की विशेषता, 5वें गणतंत्र स्थापित हुआ, जो उनकी विशेषता इस प्रकार है। शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा परिचय। राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक दुर्बलता की स्थिति को दूर करने के लिए डी गॉल के नेतृत्व में 1958 के में जिस संविधान को अपनाया गया था उसका मूल मंत्र व्यवस्था और स्थायित्व ही है। इस संविधान के विषय में डी गॉल का कहना है कि इस संविधान को अंगीकृत कर फ्रांसीसी जनता ने एक नवीन और उज्जवल भविष्य का आह्वान किया है। इस प्रकार से डी गॉल ने यह नई घोषणा की थी कि ये 5वां गणतंत्र स्थापित होने पर ये एक नया और वर्तमान में भी चल रहा है। तो फ्रांस के पंचम गणतंत्र की पहली विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। इसमें सामान्यतः सभी संविधानों में एक प्रस्तावना का समावेश किया जाता है, जिसमें संविधान के स्रोत यानी उनके साधन, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा की जाती है। चौथे गणतंत्र के संविधान में इसके समान ही 5वें या पंचम गणतंत्र के संविधान में भी प्रस्तावना का समावेश है। चौथे में था, वैसे ही 5वें में भी प्रस्तावना रखी गई है। लेकिन इन दोनों ही संविधानों की प्रस्तावना इस दृष्टि से विशेष है कि इनमें संविधान के स्रोत, आदर्श और लक्ष्य की घोषणा करने के बजाय नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख किया है। यानी चौथे गणतंत्र संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे, सिर्फ लक्ष्य, आदर्श और स्रोत थे। लेकिन 5वें की ये बहुत अच्छी बात है कि मौलिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ, इन बातों को जोड़ा गया। पंचम गणतंत्र के संविधान की प्रस्तावना के ये 3 मूल तत्व हैं। क्या क्या मूल तत्व? नागरिक अधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता और फ्रांसीसी संघ। प्रस्तावना के प्रारंभ में 1789 की मानवीय अधिकारों की घोषणा को गौरवपूर्ण याद के रूप में स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित हैं। सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त का अधिकार, अपने स्वार्थों की रक्षा हेतु संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व प्रदान करना और उन्हें अपनी मांगों की पूर्ति हेतु हड़ताल तथा प्रदर्शन करने का भी अधिकार दिया। यानी स्त्रियों को वोट का अधिकार नहीं था, प्रथम में, दूसरे में भी नहीं था, लेकिन 5वें में ये व्यवस्था की गई, स्त्रियों को भी बराबर, पुरुषों के बराबर अधिकार दिए गए। इसके अलावा मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार, अपने अधिकार का पाने का अधिकार, न्यायालय में जाने का अधिकार, कोई अपने अधिकार का हनन करे तो उन पर न्यायपालिका में जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना में राज्य को व्यक्ति तथा उसके परिवार की उन्नति के लिए उत्तरदायी
ठहरा गया। यानी देश है, जो राज्य है, वो व्यक्ति के परिवार की उन्नति होनी चाहिए, राज्य की जिम्मेवारी है। ये उन्नति कब होगी लोगों की? जब वहाँ संविधान में उनके अधिकारों का आनंद नहीं होगा, उनको अधिकार लिखित रूप से दिए गए हो। और राज्य का कर्तव्य है कि वह शिक्षा का प्रचार हेतु निःशुल्क तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करे। यानी राज्य का ये कर्तव्य बताया गया प्रस्तावना में कि वो उनका उत्तरदायित्व है कि जो व्यक्ति रहते हैं उस राज्य में, उसका उन्नति या विकास होता रहे। और राज्य का ये भी कर्तव्य है कि शिक्षा निःशुल्क दी जाए और धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष यानी राज्य का कोई धर्म नहीं, सभी धर्म समान। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म धारण कर सकता है और हटा भी सकता है और किसी भी तरीके से कार्य कर सकता है। 1946 के संविधान की भांति प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय विधि के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करेगा और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आदर करेगा। यानी जो कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, उनकी मान्यता है जो प्रदान करेगा कि हाँ, वास्तव में ये कानून अंतर्राष्ट्रीय सबके लिए लागू है, और खुद भी उनका पालन करेगा तथा राष्ट्र को स्वतंत्रता प्रदान करेगा, किसी को दबा के नहीं रखेगा। अंत में 1946 के संविधान की तरह ही समुद्र पार के प्रदेशों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान किया गया और उन प्रदेशों को जनतंत्रात्मक पद्धति के विकास के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के आधार पर फ्रांसीसी समुदाय की सदस्यता प्रदान की गई। कहने का मतलब प्रस्तावना में सारी बातें आ गई। तो समुद्र पार से जो उनके देश में आए थे उनको भी नागरिकता देनी चाहिए और उनको स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जैसे व्यवहार करना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता तो देनी चाहिए, उनके अधिकार उनको देने चाहिए। इसके अलावा भाईचारे की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। इस तरीके से फ्रांस के पंचम गणतंत्र की पहली विशेषता प्रस्तावना में ये बातें कही गई। दूसरी विशेषता है संकट काल का शिशु। शिशु यानी छोटा बच्चा। संकट काल का शिशु कैसे? 1946 के संविधान के निर्माण के समय फ्रांस में मिश्रित वातावरण था। एक तरफ राजनीति अशांति थी तो दूसरी तरफ जनता उल्लास के साथ विजय के गीत गा रही थी। लेकिन 1958 के संविधान के निर्माण के समय न केवल राजनीतिक अशांति वरन मृत्युकालीन निराशा छाई हुई थी, क्योंकि बार बार ये गणतंत्र स्थापित हो रहा था, बार बार हट रहा था, बार बार राजतंत्र वहाँ पे स्थापित हो रहा था और निरंकुश शासन हो रहा था। नेपोलियन बार बार आक्रमण कर रहा था। इसके कारण मृत्यु काल तक अब तो मरेंगे, तब तक क्या होगा? तब तक निराशा छाई होगी कि अब फ्रांस का कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों के मन में ऐसी भावना और अशांति बैठने लग गई। जब 1958 में दूसरा ये संविधान का निर्माण हुआ या गणतंत्र का निर्माण हुआ। राजनीतिक अस्थायित्व और सैनिक विद्रोह के कारण व्यापक गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी। इस स्थिति का एकमात्र हल कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को अधिकाधिक शक्तियां प्रदान करना ही था और 1958 के संविधान द्वारा ऐसा ही किया गया है। इसलिए इसे संकट काल का शिशु कहा जा सकता है। वस्तुतः पंचम गणतंत्र के संविधान पर तत्कालीन संकट काल की स्पष्ट छाया अंकित रही। यानी कार्यपालिका का जो होता है प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, उसमें वास्तविक शक्ति होती है, लेकिन वहाँ पे ये संकट आया, लोगों ने गृह युद्ध होने लगे, लोग हाहाकार करने लगे, तो फिर बाद में ये समस्या आई। तो संकट काल का शिशु यानी छोटे से बच्चे, जब शुरुआत हुई फ्रांस की आज़ादी, शुरुआत हुई शिशु, एक छोटे बच्चे का शुरुआत में ही संकट आ गया, तो इसको संकट काल का शिशु कहा जा सकता है। क्योंकि ये पहले पंचम गणतंत्र, पहले गणतंत्र में से लेकर चौथे गणतंत्र तक संकट चलता ही
रहा। कभी क्रांति, कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी नेपोलियन का आक्रमण, ऐसे करते करते यहाँ तक चला तो ये संकट काल का शिशु कहा जाने लगा। तीसरा है निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक निर्मित संविधान है, किंतु इसका निर्माण किसी संविधान परिषद द्वारा नहीं किया गया। यह निर्मित तो है लेकिन संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया। इसका निर्माण दी गॉल ने मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया था। यानी संविधान सभा की कोई सभा नहीं बनी थी। दी गॉल जो वहां का बाद में पंचम गणतंत्र का राष्ट्रपति बना था, उन्होंने ही मंत्रिमंडल और 39 के सदस्य परामर्श लेकर ये सभा बनाई और संविधान का निर्माण किया। इस सभा को संविधान परिषद इसलिए नहीं कहा जा सकता कि उससे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं किया गया था, क्योंकि संविधान सभा को जनता द्वारा निर्वाचित करे तो समझो कि वो जनता के हित के लिए संविधान बनाएगी और जनता की बातों का ध्यान रखेगी। लेकिन यहाँ पे किसी जनता की कोई राय नहीं ली गई। दी गॉल और मंत्रिमंडल ने और अन्य सदस्यों ने मिलकर संविधान का निर्माण कर दिया था। न इस सभा के द्वारा जनता के विभिन्न वर्गों की विचारधारा को दृष्टि में रखा गया, न जनता से कोई राय ली गई। इसने तो केवल दी गॉल के विचारधारा को ही क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। एक व्यक्ति विशेष की विचारधारा पर आधारित होने के कारण ही इसे दी गॉल संविधान भी कहते हैं। तो इसका नाम भी है दी गॉल संविधान, क्योंकि इन्होंने और मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा करके उन्होंने संविधान का निर्माण किया था। लेकिन जनता द्वारा संविधान परिषद या संविधान सभा की कोई गठन नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो जनता द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे भारत के संविधान बनने में। लेकिन यहाँ पे दी गॉल वही राष्ट्रपति बना और इन्होंने मंत्रिमंडल और परामर्श लिए दूसरे सदस्य से और संविधान का निर्माण कर दिया गया। इसलिए इस फ्रांस के संविधान, पंचम गणतंत्र के संविधान को दी गॉल का संविधान भी कहा जाता है। चौथा पॉइंट है लिखित संविधान। लिखित संविधान, तो लिखित से तो पता चलता है कि लिखा हुआ, जो ब्रिटिश का अलिखित संविधान है, भारत का लिखित, बाकी सब देशों का लिखित संविधान है, सिर्फ ब्रिटिश का अलिखित संविधान। तो इसका लिखित संविधान भी है। इसमें पढ़ते हैं चौथे गणतंत्र की बात ही पंचम गणतंत्र का भी संविधान एक लिखित प्रलेख है। इसमें प्रस्तावना को 95 धारा जिन्हें 15 अध्यायों में बांटा गया है। इस कारण ये संविधान पर्याप्त संक्षिप्त है। 1946 के संविधान से भी संक्षिप्त है और इस संक्षिप्तता के कारण संविधान में अपूर्णता और अस्पष्टता भी है, क्योंकि छोटा संविधान है। वैसे अमेरिका की तरह तो इतना छोटा नहीं, लेकिन दूसरे देशों से उनका छोटा संविधान है। तो इनकी छोटे संविधान के कारण कुछ बातें अस्पष्ट, अपूर्ण बातें कुछ लिखी नहीं गई, इसलिए उनको अपूर्णता और अस्पष्टता कहा जाता है। अनेक महत्वपूर्ण बातों को संविधान की परिधि के बाहर ही रखा गया है। निर्वाचन कानून, संसद के दोनों सदनों के गठन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के कार्य आदि के संबंध में संविधान बिल्कुल मौन है और इन्हें भविष्य के संवैधानिक कानून पर छोड़ दिया गया है। इन मूलभूत प्रश्नों का संविधान में उल्लेख न होना उसकी अपूर्णता के ही जा सकती है। यानी क्या विधि का निर्माण कैसे होगा, कानून कैसे बनेगा, संसद के दोनों सदन का गठन कैसे होगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या होगी, और संविधान में कुछ भी लिखा हुआ बात नहीं है। वो भविष्य में छोड़ दिया कि आगे आने वाले दिनों में जब इस बातों का ख्याल होगा तो संशोधन करके उसमें जोड़ा जाएगा। इसलिए फ्रांस के संविधान को
अपूर्णता का संविधान भी कहा जाता है। पांचवा है कठोर संविधान। कठोर संविधान, कठोर संविधान से आपको पता है कि अमेरिका में कठोर है, हमारे यहाँ तो भारत में कठोर और लचीला का मिश्रण है। कठोर यानी व्यवस्थापिका के दो अंग, संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत अलग अलग रूप से पारित होगा, तब जाके संविधान में संशोधन होगा। तो इसके ये कठोर व्यवस्था में क्या बताई गई है फ्रांस में, एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए, एकात्मक शासन यानी पूरी शक्ति केंद्र के पास, संघात्मक यानी शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा, और वहां पे फ्रांस ने एकात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है। फ्रांस में कठोर संविधान अपनाने की परंपरा रही है। पंचम गणतंत्र का संविधान भी चौथे गणतंत्र की भांति ही कठोर है। अनुच्छेद 89 के अनुसार संविधान में संशोधन के 2 तरीके हैं। पहला है राष्ट्रपति संविधान में संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित कर सकता है, यानी राष्ट्रपति जो संशोधित हो रहा है, जो कानून संशोधित हो रहा है, कानून बन रहा है, वो राष्ट्रपति द्वारा संसद में क्या करता है, प्रस्तावित कर सकता है कि ये कानून बनाना है या ये जोड़ना है। ये अलग परंपरा है। हमारे यहाँ तो व्यवस्थापिका ही कानून बनाती है, राष्ट्रपति तो अंत में हस्ताक्षर उनके होते हैं, लास्ट में कानून बनता है तब। और यदि संसद के दोनोदोनों सदन इससे 3/5, हमारे यहाँ तो 2/3, यहाँ पे 3/5 बहुमत से पारित कर दे तो ये संविधान का अंग हो जाता है। तो इनका राष्ट्रपति पहल करेगा संविधान में जोड़ना, संशोधन करना या नया कानून बनाना, राष्ट्रपति पहल करेगा, फिर संसद द्वारा 3/5 ये कार्य करेंगे, ये बहुमत द्वारा पारित करेंगे, तब ये कानून या संविधान का अंग बन जाएगा, संशोधित हो जाएगा। दूसरा वैकल्पिक तरीका यह है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य स्वयं संशोधित विधेयक प्रस्तावित कर सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर भी राष्ट्रपति और संसद कोई भी प्रस्तावित कर सकता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर दे, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पे कहते हैं प्रतिनिधि सभा लोकसभा को कहते हैं और सीनेट राज्यसभा को कहते हैं। कहां पे? फ्रांस में। इससे दोनों सदनों पारित कर दे तो इसे जनमत संग्रह से या जनमत संग्रह में निर्वाचित के सम्मुख रखा जाता है, यानी जनता द्वारा निर्णय लिया जाता है। जनता ने अगर हाँ कह दिया और उनके बहुमत साबित हो गए तो वो कानून बन जाएगा या संविधान में संशोधन हो जाएगा, और निर्वाचकों के बहुमत द्वारा इसका समर्थन किए जाने पर यह संविधान का अंग बन जाता है। संविधान में संशोधन की यह पद्धति अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होती है, लेकिन फ्रांस की राष्ट्रीय संसद में सामान्यतः जैसी दलीय स्थिति होती है उनमें इसे अपनाना कठिन होता है। व्यवहार के अंतर्गत पंचम गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति डी गॉल के द्वारा संविधान में संशोधन की पद्धति का मनमाने तरीके से प्रयोग किया गया। संविधान में यह भी कहा गया कि देश के भूभाग अथवा गणतंत्रात्मक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से बच्चों, यदि गॉल ने पूरा अपने खुद के ऊपर ले लिया, वो कुछ भी कर सकता था। छठा पॉइंट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। 1946 के संविधान की भांति 1958 यानी 1946 के संविधान की भांति 1958 का संविधान भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। संविधान का प्रथम अध्याय संप्रभुता से ही प्रारंभ होता है और धारा 3 में कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है, यानी संप्रभुता यानी शक्ति, सर्वोच्च शक्ति, पूरी शक्ति किसमें निहित है? जनता में निहित है, क्योंकि जनता द्वारा ही सरकार को चुनता है, निहित है, और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा
जनमत संग्रह के द्वारा करती है। जब संशोधन करना हो तो भी जनता ये कार्य करती है, और कानून बनता है तो भी जनता द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। तो इसमें जनता संप्रभुता है, यानी संप्रभुता यानी सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया, लेकिन जनमत संग्रह में इससे जो भी भारी समर्थन प्राप्त हुआ है उससे स्पष्ट होता है कि संविधान जन इच्छा का ही परिणाम है। कहने का मतलब जनमत संग्रह यानी कि संविधान परिषद तो नहीं बनाएगी जनता द्वारा, लेकिन जनता को इतना अधिकार दे दिया है कि संशोधन कहीं भी हो या कानून बने तो जनता से राय जरूर ली जाती है। ठीक है बच्चों, ये 6 पॉइंट है। कल हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट, संविधान का जनतांत्रिक एवं गणतंत्रीय स्वरूप। बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए हम 2 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम फ्रांस के संविधान की विशेषता में 7वां पॉइंट कल पढ़ेंगे।